हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज हिस्ट्री करेंगे, हिंदी में करेंगे। टॉप क्वेश्चन आंसर रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कांत किस संधि से हुआ था? ये लाहौर की संधि हुई थी जो 9 मार्च 1846 में हुई थी। इस संधि के द्वारा इस जो है सिख युद्ध कांत हो गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कांत हो गया था। और नोट क्या है इसके बारे में? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। पंजाब के जो राज्य हैं उनके बीच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 1845 और 46 के बीच में लड़ा गया और इसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया उसको। तो इसमें जो युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। प्रथम सिख युद्ध का प्रथम रण जो है ये मुदकी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत? मोहम्मद शाह ने, फर्रुख सियर ने, या बहादुर शाह जफर ने, या बहादुर शाह ने? तो इनमें से रहे थे हमारे बहादुर शाह। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब के पहले जो सबसे बड़े पुत्र 63 वर्षीय कुमार बहादुर शाह जो है मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि लेकर सम्राट बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो ये हुई थी हमारी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत गुजरात से स्टार्ट हुई थी। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सूरत अधिवेशन कब शुरू हुआ? बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और बार बार हमसे गलत हो जाते हैं और इसको ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, सूरत अधिवेशन कब शुरू हुआ था? हमारा सूरत अधिवेशन 1911 में, 1907 में, 1905 में या 1909 में। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, इसके नोट देख लेते हैं। इसमें क्या है? 1907 में, सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन शुरुआत में सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बट गई। कांग्रेस कौन से? गरम दल और नरम दल 2 दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कब की थी? इसके अधिवेशन के यहाँ से क्वेश्चन और बन गया फ्रेंड्स। 1907 में की थी और किसके द्वारा? रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कांग्रेस कौन से 2 विभागों में बट गया? गरम दल और नरम दल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या था मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य? भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना, या इन दोनों को बोलेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे दोनों ही इसमें आंसर रहेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेल मिलाप की भावना उत्पन्न करना, ये हमारा 1 और 2, ए और बी दोनों रहेंगे। यहाँ पर 1 और 2 की जगह ए और बी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की? यह है कलकत्ता अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, ढाका अधिवेशन या कराची अधिवेशन? सोचो, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक मतलब अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? ये हमारे की थी अलग मांग की थी हमारी अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने मांग रखी थी। 1908 में अमृत अधिवेशन कब हुआ था? ये अधिवेशन 1908 में अमृत अधिवेशन में सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई। 1908 में की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, और किसने? सर सैयद अली
इमाम की अध्यक्षता में। ठीक है, अध्यक्षता भी पूछ ली जा सकती है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये है हमारे मुख्य प्रस्ताव और ये है कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखना इस टेबल को। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ये मैंने सीधे लिख दिए हैं। कांग्रेस तथा मुसलमान लीग में समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन समझौता कांग्रेस और मुसलमान लीग में समझौता हुआ था, और जो कि 1916 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में, और खुद्दर पहनना आवश्यक बनाया गया। ठीक है, खुद्दर पहनना आवश्यक बनाया गया गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 में जो हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 के। लाहौर अधिवेशन 1929, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, बार बार रिपीट होते रहते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, और जो किस लिए हुआ था? पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित करने के लिए। पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं फ्रेंड्स। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया? अपने अफसरों पर किसने हमला किया था? सुखदेव ने, भगत सिंह ने, मंगल पांडे ने या राजगुरु ने? तो ये किया था हमला मंगल पांडे ने। ठीक है फ्रेंड्स, 19 कब किया था ये भी पूछ लिया जाता है। 29 मार्च 1857 को। और कहाँ पर किया था ये भी पूछ लिया जाता है, बैरकपुर में। और किस पर किया था? अपने अफसरों पर हमला किया था। तो यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन बन गए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 1857 के विद्रोह में कौन सा कारण शामिल है? ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये या दोनों? ये आएगा हमारा दोनों। ऐतिहासिक और राजनीतिक, आर्थिक का इसमें कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के दौरान डलहौजी ने इसमें से किन नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली थी? 1857 के विद्रोह में डलहौजी ने, किसने की थी? डलहौजी ने इन नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। तो कर्नाटक, तंजौर या दोनों? इन कर्नाटक और तंजौर दोनों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली थी। किसने की थी? 1857 में की थी डलहौजी ने। डलहौजी ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से करना इसको। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। किस लिए बाध्य किया था भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने? सहायक संधि में। ठीक है फ्रेंड, ये बड़ा है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे। कौन? भारतीय कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। नहीं, ये नहीं होगा इसका आंसर। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है, उनकी कोई स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे, और उनकी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें स्वयं ही वहन करना होगा। किनको? भारतीयों को स्वयं ही वहन करना होगा। और ये और देख लेते हैं, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, बिना किसी रखरखाव के खर्च के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। नहीं, सारा खर्चा भी उनको देना पड़ेगा, और उनकी कोई सैन्य शक्ति भी नहीं होगी। ठीक है, और कंपनी के द्वारा उनको सुरक्षा प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ये क्वेश्चन पहले भी मैं फ्रांस के बारे में थोड़ा बता चुकी हूँ आपको। विश्व वाले क्वेश्चन, विश्व वाली जो वीडियो है उसमें विश्व से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो ये आएगा, जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी 1889 में, और जो है इसके शासक कौन रहे हैं? लुई 16वें, लुई 18वें, लुई 15वें। तो ये है लुई 16वें इसके शासक रहे हैं। और ये सम्मेलन कीजिए, ये वाले मैं सीधे ही आंसर लिख लेती हूँ फ्रेंड, ताकि आप पजल ना हो और ध्यान से कर सको। चतुर्थ चरण, प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करो फ्रेंड्स। नया चैनल है लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल 101% टॉपिक
अच्छे लेके आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। चतुर्थ चरण, जो चतुर्थ चरण है ये 1799 में कब हुआ? 1799 में चतुर्थ चरण। इंग्लैंड की क्रांति हुई 1688 में। कब? इंग्लैंड की क्रांति 1688। फ्रांस की क्रांति 1789। अमेरिका की क्रांति 1776। ठीक है फ्रेंड्स, 1776 में अमेरिका की क्रांति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में और हमसे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? लुई सोलवे की निरंकुशता या रक्त राजकोष या दर्शकों की भूमिका या स्टेट्स जर्नल का? तो इसमें हमारा फ्रांस की क्रांति किसके कारण हुई थी? लुई सोलवे की निरंकुशता के कारण हुई थी। फ्रेंड्स, ये क्यों हुई थी फ्रांस की क्रांति? क्योंकि ये जो सोलवे थे ना, लुई सोलवे जो वहाँ के राजा थे, तो इनको धन की ज़्यादा कमी हो गई थी और इन्होंने ज़्यादा कर लगा दिया था लोगों पे, इस वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो नोट इसमें देखो, 1793 ईस्वी में लुईस को फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 1793 में लुईस को फांसी दे दी गई, लुई को। और 15 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लास्ट वाले, प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 15, कन्यावध को सामान्य हत्या का अपराध कब घोषित किया गया? 1750 में, 1780 में, 1795 में या 1809 में? तो ये हुआ था हमारा 1795 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर, रामकृष्ण मिशन का संबंध था किससे? दयानंद सरस्वती से, स्वामी विवेकानंद से, मैडम हेलन से या केशव चंद्र सेन से? तो ये रामकृष्ण का संबंध था स्वामी विवेकानंद से, इनका संबंध था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17, नर बलि प्रथा को सर्वप्रथम अवैध घोषित कब कर दिया गया? अवैध मतलब इसको गलत साबित कर दिया गया, 1802 में इसको अवैध घोषित कर दिया गया। और नर बलि प्रथा थी क्या फ्रेंड्स? ये थी अदृश्य जो देवी शक्ति होती है उसको प्रसन्न करने के लिए जो नर बलि दी जाती है उसको बोलते हैं नर बलि प्रथा। ठीक है, किसी भी बच्चे की या व्यक्ति की या पशु की बलि दी जाती थी माता रानी को खुश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, नर बलि प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लिसेस्टर स्टेनहोप? तो ये आएगा हमारा विलियम बेंटिंग के द्वारा ऐसा इस पर रोक लगा दी गई। और विलियम बेंटिंग कौन थे? विलियम बेंटिंग 1828 और 1833 तक बंगाल के तथा बाद में 1833 और 1835 तक भारत के गवर्नर पद पर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 5 साल ये बंगाल के और फिर भारत के 2 साल गवर्नर जनरल रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा किस वर्ष में की गई? 1830 में, 1840 में, 1845 में, 1890 में? तो ये की गई थी आधुनिक शिक्षा प्रणाली। फ्रेंड्स, क्या? आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1830 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड थॉमस मैकाले ने ही भारत की शिक्षा नीति में बहुत से बदलाव किए थे। किन्होंने? लॉर्ड थॉमस मैकाले ने बहुत से बदलाव किए थे और इसलिए उन्हें ही आधुनिक शिक्षा का जनक, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? मैकाले को। क्या? किसको? मैकाले को। और इन्होंने शिक्षा के लिए इंग्लिश भाषा को प्रधानता दी। तो ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, इंग्लिश भाषा को सबसे पहले प्रधानता किसने दी? लॉर्ड थॉमस मैकाले ने। और क्वेश्चन नंबर 20, यंग बंगाल आंदोलन 1828, यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ? 1828 में। ये भी पूछ लिया जाता है 1828 में कि यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ? 1828 में। और इसके उद्देश्य क्या शामिल थे? प्रेस की स्वतंत्रता, रियायतों की सुरक्षा या सरकारी सेवाओं में भारतीयों की हिस्सेदारी या उपयुक्त सभी? तो ये आएंगे उपयुक्त सभी। सभी की यंग बंगाल आंदोलन में उपयोगिता थी। प्रेस की स्वतंत्रता, रियायतों की सुरक्षा या सरकारी सेवाओं में भारतीयों की हिस्सेदारी। Thank you so much friends. Thank you very much for watching this full video. So keep smiling. फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।